हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस हुए, सही बुखारी की हदीस है, अगर हस्बैंड वाइफ ने पाकी का दौर है, यानी कि मेंसेस का टाइम नहीं है, पाकी का दौर है, उसमें रिलेशंस हुए, तो रिलेशंस के बाद में हस्बैंड तलाक नहीं दे सकता है। अब मान लो कोई काजी 3 बार पूछा कबूल है और 3 बार उसने कहा कबूल है, तो निकाह कितनी बार हुआ? तलाक के बाद में ऐसा नहीं कि दोनों अलग हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ साथ में रहेंगे। कुरान की आयत है उन्हें अपने घरों से मत निकालो, उन्हें नहीं निकाल सकते। लेकिन आर्टिफिशियल तौर पे अरेंज करना ऐसी मैरिज ये अलाउड नहीं, ये लानत वाली चीज है। यही हलाला, हाँ ये हलाला बोलते हैं इसको, लेकिन ये हलाला नहीं हरामा है, हराम है। बेटा है, बच्ची है, उसका ख्याल नहीं रखो, बीमार है, उसको डॉक्टर के पास मत ले आओ, मतलब जिंदा मरने दे देते हैं। हलाल नहीं मिलेगा, हराम मिलेगा। हलाला को हराम कहा गया। अल्लाह की लानत है, अल्लाह की का कर्ज है उन लोगों पर जो मुहल्लला, हाँ जो हलाला करे और जिसके लिए हलाला किया जाए। तो हस्बैंड ऐसे ही जब मूड में आए तब तलाक नहीं कह सकता, वो भी सवाल है। हाँ जी, देखिए इस्लाम में जो सिस्टम है वो कोर्ट डिवोर्स का सिस्टम नहीं है। अब कोर्ट डिवोर्स में आप खुद सोचो, इतने करोड़ केसेस ऑलरेडी कोर्ट्स में पेंडिंग है। अब जहाँ पे दहेज हमारे यहाँ चलता है और दहेज के बारे में लेक्चर्स देते रहते हैं लोग, समझाते रहते हैं दहेज के कितने केसेस होते हैं, यहाँ तक कि दहेज के अंदर कितनी औरतों की जानें चली जाती है कि लड़कियों का इतना बोले हमें इतना मेहर दोगे तो ही हम शादी करेंगे। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। हिंदुस्तान की सियासत में कुछ मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं जिसको लेकर हमेशा सियासत होती है, सवाल उठते रहते हैं, जैसे हलाला है, 3 तलाक का मसला है, या फिर एक से जायद शादी का मामला हो, इस पर हमेशा सियासत होती है। लोग इसके बारे में अलग अलग तरह के सवाल करते हैं और इस्लाम को लेकर के भी लोग सवाल पूछते हैं कि भाई इसमें आखिरकार क्या मसाइल है, किस तरह की चीजें हैं, और सही तरीके से वो चीजें खुल करके सामने नहीं आ पाती हैं। और इन सारे मसाइल को लेकर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं। वैसे तो हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बहुत सारे मेहमान हैं और सारे मेहमान जो हैं मुंबई से आए हुए हैं, लेकिन आज हम जो फिलहाल बात कर रहे हैं, हमारे साथ खास मेहमान हैं फजीलतुल शेख मशहूर मारूफ आलिम दीन जैद पटेल सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर पहला सवाल हम ये जानना चाहता हूँ, और ये बहुत मामला होता है कि हलाला की बात होती है, सवाल उठता रहता है आखिर ये हलाला क्या है। पहला सवाल हलाले से मुताल्लिक, अगर ये होता भी है तो इसके सही तरीके क्या हैं, और जो फिलहाल राइज हैं जिस तरीके से होता है, लड़कियां कहती हैं कि हमारे गलत इस्तेमाल हो गया या हमारे तरह से गलत इस्तेमाल किसी ने कर लिया, आलिम दीन पर भी सवाल उठते रहते हैं। मैं इन चीज़ों के बारे में आपसे जानना चाहूँगा सर। देखिए किसी भी मज़हब के ताल्लुक से अगर आपको मालूमात हासिल करनी है जी, तो उसके ओरिजिनल सोर्स में क्या सिखाया गया वो देखना ज़रूरी है जी। तो यहाँ पे आपको कुरान और हदीस में देखना होगा। यानी क्या होता है कि कभी कभार लोग जो होते हैं, अवाम जो होते हैं, उनके पास नॉलेज किसी के पास होती है, किसी के पास नहीं होती है। तो लोगों में जो चीज़ें चल पड़ती है वो कभी दलील नहीं हुई कि उस मज़हब में ये बात है या नहीं है। मज़हब में क्या है, हमें उसके ओरिजिनल सोर्स से देखना चाहिए। तो जो आप जाकर कुरान हदीस में देखोगे आपको हलाला हलाल नहीं मिलेगा, हराम मिलेगा। हलाला को हराम कहा गया है, यानी जो इस टाइप का जो हलाला है, जैसे होता क्या है कि एक शख्स हस्बैंड वाइफ है, अब हस्बैंड को राइट दिया गया है तलाक प्रोनाउंस करने का, उसके रिस्ट्रिक्शंस है, यानी ऐसा नहीं कि जब भी दिल में आए तलाक कहते हैं जैसे हमारे यहाँ लोग समझते हैं। थोड़ा मैं पीछे से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि आपके सवाल का जवाब अगर मुझे डायरेक्टली देना है तो यही जवाब है कि हलाला जो प्रैक्टिस किया जाता है वो हराम है, प्रोहिबिटेड है, मना है। अबू दाऊद में सही सनद से हदीस है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह की लानत है, अल्लाह की का कर्ज है उन लोगों पर जो मुहल्लला, हाँ जो हलाला करे और जिसके लिए हलाला किया जाए, यानी जो करने वाला है और जिसके लिए किया गया, दोनों पर अल्लाह की लानत है। ये क्लियर कट हदीस है, तो क्लियर कट हराम है। लेकिन ये है क्या, तो थोड़ा पीछे से आगे समझना होगा। देखिए इस्लाम में जो सिस्टम है वो कोर्ट डिवोर्स का सिस्टम नहीं है। अब कोर्ट डिवोर्स में आप खुद सोचो, इतने करोड़ केसेस ऑलरेडी कोर्ट्स में पेंडिंग है। जब कोर्ट में मामला जाता है तो पूरे जो हस्बैंड वाइफ है ना, अपने एक दूसरे के ताल्लुक से सारे जो होता है ना, खुद की जो फैमिली लाइफ होती है ना, जो पर्सनल लाइफ है ना, जाकर के पूरा फैमिली कोर्ट में जाके वो करते हैं, डर्टी लिनन इन पब्लिक वॉश करने वाली बात है। तो सारी चीज़ें पब्लिक में निकलती है। और इसके अंदर आप जानते हो कि कोर्ट केसेस के अंदर ऐसे भी केसेस है 15-15 साल लग गए कोर्ट को जजमेंट देने में। अब 15 साल तक क्या है, वो हस्बैंड वाइफ नीदर मैरिड है नॉट डिवोर्स्ड है। इसीलिए हमारे सेंसस में एक होता है मैरिड, एक होता है डिवोर्स्ड और एक होता है सेपरेटेड। सेपरेटेड यानी नीदर मैरिड नॉट डिवोर्स, बस ऐसे बीच में। अब बीच में का मतलब क्या, क्या इंसान को लाइफ में पार्टनर नहीं चाहिए। तो कोर्ट डिवोर्स का सिस्टम इस्लाम में नहीं है कि जाकर कोर्ट्स में लंबे लंबे जो मामला हो। एक सिंपल सिस्टम रखा गया है कि हस्बैंड को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया वाइफ के ऊपर और एक राइट उसको दिया गया है तलाक का। लेकिन कैसा सिस्टम है उसको समझेंगे अगर, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये सिस्टम कैसा लग रहा है। मतलब कोई चीज सिस्टम समझे बगैर तो नहीं बोल सकते हैं। शॉर्ट में अगर बात करें तो हस्बैंड ऐसे ही जब मूड में आए तब तलाक नहीं कह सकता, वो भी सवाल है। हाँ जी। अब देखो तलाक किसी को देना है तो कुरान में एक सूरा है जिसका नाम है सूरह तलाक।
उसकी पहली आयत है, उसके अंदर क्या दिया है कि जो उसका मुतय्यन जो वक्त है वहां पे तब तलाक दो। तो तलाक का मुतय्यन टाइम क्या है कि जब बीवी के साथ, मिसाल के तौर पे बीवी मेंसेस में है, मेंसेस में साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होते हैं, उसके अंदर अलाउड नहीं तलाक देना। हाँ, तलाक देना अलाउड नहीं। मेंसेस के दौरान डिलीवरी हुई है, उसके बाद जो ब्लीडिंग पीरियड होता है, निफास, उसके अंदर अलाउड नहीं तलाक देना। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस हुए, सही बुखारी की हदीस है, अगर हस्बैंड वाइफ ने पाकी का दौर है, यानी कि मेंसेस का टाइम नहीं है, पाकी का दौर है, उसमें रिलेशंस हुए, तो रिलेशंस के बाद में हस्बैंड तलाक नहीं दे सकता है, अलाउड ही नहीं है। अब यानी अगर मान लो कोई हस्बैंड को बहुत गुस्सा आ गया तो उसको वेट करना पड़ेगा, अगले महीने मेंसेस आएंगे, मेंसेस खत्म होंगे, उसके बाद जाके तुम कहना चाहते हो तो तब कह सकते हो। मतलब क्या है ना, वेट करने के अंदर दिमाग ठंडा हो जाता है, वो जो हालात जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, ये सारी चीजें जो होती है, अगर ये प्रोहिबिशंस को समझे, अब हस्बैंड ने एक बार तलाक कह दिया, तो कहने के बाद जी अगर एक बैठक में या एक बार में जो 3 तलाक बोल दिया जाता है, उसके बाद रिश्ता खत्म होता है, तो वो क्या, ये भी गलत है ना। देखो, जैसे मिसाल के तौर पर कोई निकाह करने के लिए, 2 लोग हस्बैंड वाइफ जो लड़का लड़की निकाह कराने के लिए जो काजी है, कभी कोई काजी होता है 3 बार पूछ लेता है कबूल है, अब वो कहता है, लड़का कहता है कबूल है। अब मान लो कोई काजी 3 बार पूछा कबूल है और 3 बार उसने कहा कबूल है, तो निकाह कितनी बार हुआ? एक ही बार हुआ। तो अब एक बार बैठ के तलाक कहेंगे तो कितनी बार तलाक हो जाएगा? वो एक ही बार होगा, चाहे कितनी बार भी हो, वो एक ही बार होगा। यहाँ समझना क्या है, क्योंकि तलाक का एक प्रोसेस है। अब जैसे उसने एक जो प्रोसेस के बाद उसने तलाक कहा, तलाक के बाद में ऐसा नहीं कि दोनों अलग हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ साथ में रहेंगे। कुरान की आयत है, उन्हें अपने घरों से मत निकालो, उन्हें नहीं निकाल सकते। अब साथ में रहेंगे और साथ में रहने में बीवी को पूरा चांस है, वो अपने आप को ब्यूटीफाई कर सकती है, खूबसूरती इख्तियार कर सकती है। और शौहर ने कहकर या अमली तौर पर एक्शन से अगर उसने वापस ले लिया तो उसका कहना तो काउंट हो गया, लेकिन तलाक पूरा नहीं हुआ था, तलाक का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, अब वो तलाक कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, 3 महीने की मुद्दत गुजर जाती, 3 हैज उसको आते चले जाते हैं और उसने वापस नहीं लिया बीवी को, तो जाके तलाक कंप्लीट हुआ, एक तलाक कंप्लीट हुआ। अब लाइफ, अब मान लो कि वो दोनों अलग हो गए, दोनों शादी कर सकते हैं अलग, लेकिन मान लो कि अगर उसने वापस ले लिया, मान लो 1-3 महीने में होता है ना, एहसास हो गया, जैसे बाज लोगों को हो जाता है एहसास, तो एहसास से पहले तो वेटिंग था उसका, लेकिन एहसास हो गया उसको और उसने वापस ले लिया, नो प्रॉब्लम, वापस ले लिया, बीवी है उसकी, वापस ले सकता है। हाँ, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा भी हुआ, अबू रुकाना की हदीस अबू दाऊद की, कि एक साहबी ने एक टाइम में बैठकर उन्होंने 3 बार कह दिया था। हालांकि कोई 3 बार कहने की ज़रूरत नहीं है, कई सारे मुसलमानों को यही नहीं मालूम होता है कि तलाक कहना है तो 3 बार नहीं कहने की ज़रूरत है। लोग समझते हैं तलाक कहना है तो 3 ही बार बोलना पड़ेगा, ये इल्म की कमी है अवाम की। एक बार तलाक कहने से भी तलाक हो जाता है। सर ये मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूं, मतलब ये वो तलाक के सलासा जो चल रहा है, तो फिर क्या है, पहले सुन लीजिए। देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ कि तलाक काउंटिंग हो गई, कंप्लीट नहीं हुआ, साथ में रह रहे हैं, 1-2 साल बाद फिर से झगड़ा हो गया, फिर से कोई मामला हुआ, शौहर ने फिर से जाके तलाक कह दिया, उसके टाइम पर जो कहने का टाइम है तब कहा उसने, फिर से कह दिया, फिर से थोड़े दिनों में माइंड चेंज हो गया, फिर से उसने वापस ले लिया बीवी को। 2 बार वो ऐसा कर चुका है। अब सोचो, तीसरी बार इस्लाम के ना लिमिट है कि तीसरी बार अगर तलाक तुमने कहा लाइफ में आ गया कर, फिर से कभी 2 बार, तो पहली बार तुमने कहा 3 महीने की पीरियड में वापस ले लिया, दूसरी बार कहा 3 महीने की पीरियड में वापस ले लिया, अब तीसरी बार अगर कहोगे अब वापस नहीं ले सकते। क्यों? अगर ये लिमिट नहीं होती ना तो आदमी रोज तलाक देता, रोज वापस लेता, बीवी की जिंदगी कैसी हो जाती। अल्लाह ताला ने दीन में ये लिमिट रखी है कि मैक्सिमम लाइफ में 3 बार वो औरत सुन सकती है लफ्ज, तलाक का लफ्ज 3 बार उसको लाइफ में मैक्सिमम सुनना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा। 3 बार उसने कह दिया, अब वापस नहीं ले सकता, अब वो जाके किसी और से शादी करती है, और ऐसा बाय चांस हो जाता है, अल्लाह की मर्जी का हो जाता है, वहां पे भी उसके शौहर का या तो इंतकाल हो गया या उसके वो शौहर ने भी उसको तलाक दे दिया, कंप्लीट सही वाला तलाक, तो फिर जाकर ये पहले हस्बैंड के लिए फिर से जायज़ हो जाएगी कि वो फिर से उससे रीमैरिज कर सकता है। कब? अगर उसने कहीं और शादी कर लिया है और ऐसा हो गया बिल इत्तेफाक कि वो उसका वहां भी तलाक हो गया, ना बनी, वहां पे तलाक हो गया, तो पहला फिर शादी कर सकता है। लेकिन आर्टिफिशियल तौर पे अरेंज करना, ऐसी मैरिज ये अलाउड नहीं है, ये लानत वाली चीज है। यही हलाला, हाँ ये हलाला बोलते हैं इसको, लेकिन ये हलाला नहीं, हरामा है, हराम है ये बिल्कुल। तो ये लोगों को समझ में नहीं आता इसका मतलब। तो यानी क्या है, देखिए आम लोगों को एजुकेट करने की बात है। पहले तो आपको 3 तलाक देने की जरूरत ही नहीं है, 1 तलाक से भी सेपरेशन हो जाता है, बल्कि ओपन रखो, ऑप्शन ओपन रखना चाहिए। कभी जिंदगी में अगर मान लो जहन बदल गया तो फिर से निकाह कर सकते हैं, निकाह फ्रेश महर देकर, फ्रेश वली की इजाजत लेकर के निकाह कर सकते हैं। यानी कि तलाक दे दिया, 3 महीने में वापस नहीं लिया, तो दोनों की अलायदगी हो गई, दोनों अपनी अपनी जिंदगी जिए।
अब फिर भी जिंदगी में आगे आके फिर से लगा तो जाके निकाह कर सकता है फिर से वो उससे, जैसे एक तलाक हुआ है उससे। अच्छा, 3 तलाक हो गए तो निकाह नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ, 3 तलाक हो गए तो ना रुजू कर सकता है ना निकाह कर सकता है। तो फिर वो यानी कि आप जो चीज को समझेंगे ना, अगर ये एक बहुत ब्यूटीफुल सिस्टम है जी, एक बहुत ब्यूटीफुल सिस्टम है जिसमें कोर्ट्स पे प्रेशर नहीं, और फैमिली मैटर्स खुद ही फैमिली के अंदर सुलझ जाए। हाँ, और ये भी तलाक तक बात पहुंचने से पहले आर्बिट्रेशन का स्टेज है, जहां फैमिली के बड़े आएंगे और मामला सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इस्लाह करने की, सुलह करने की कोशिश करेंगे, और वसुलहुन खैर, सुलह में खैर है, ये सिखाया गया है जी। तो अच्छा सर, मसला ये भी होता है कि एक से ज़्यादा शादियों को लेकर के भी लोग सवाल पूछते हैं कि भाई एक से ज़्यादा शादियां जो फिलहाल अभी सिस्टम है, लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, इसकी वजह से लोग इस्लाम को भी अलग नज़र से देखते हैं। इस पर इसकी क्या हिकमत रही, अगर उस समय अगर शादी की बात कही गई तो सर क्या हिकमत रही? देखिए, सबसे पहले तो सिर्फ इस्लाम नहीं, आपको कई सारे मजहबों में एक से ज़्यादा शादी मिलेगी, तो यानी ये बात समझना चाहिए दूसरी मजहबों में भी है, क्या वो सब के सब गलत थे? समझने वाली बात है। तो यानी क्या हम ये कह रहे हैं कि वो सब पुराने वाले जो सारे मजहबों में आया है सबके सबको गलत कह रहा है, कोई सिर्फ इस्लाम को गलत नहीं कह रहा है। जो आज कह रहा है तो सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है, ये हमें ये टॉपिक को समझना चाहिए। अच्छा, आपको पता है अगर आप 2011 के सेंसस को देखें तो 2011 के सेंसस में विडोज डिवोर्सिस, हाँ विडोज डिवोर्सिस, और ऐसी 30 साल से ज्यादा उम्र वाली लड़कियां जिनकी शादियां नहीं हुई 5 करोड़ 60 लाख है। कितनी? 5 करोड़ 60 लाख। अब अगर एक से ज्यादा शादी अलाउ हो जाए, मैं कोई एक मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, सब मजहबों को मिलाकर एक से ज्यादा शादी अगर हमारे कंट्री में लोग समझें, तो सबसे पहले तो ये विडो जो होती है, जो विधवाएं हैं, बेवाएं हैं, मुतल्लका हैं, डिवोर्स्ड औरतें हैं, जो 30 साल से उम्र बढ़ गई, शादी नहीं हो रही है, ये सबकी शादियां हो जाएगी सबसे पहले तो। अगर एक बार ये बात समझ जाएं लोग, तो ये सबकी शादियां होना कोई मुश्किल नहीं होगा। सेंसस की रिपोर्ट से बता रहा हूँ, आपको मर्द नहीं मिलेंगे, वहां पे 1 करोड़ के करीब है, यहाँ पे 5 करोड़ 60 लाख है। विडोवर्स, हाँ डिवोर्सी मैन 1 करोड़ के कुछ है, और यहाँ पे 5 करोड़ 60 लाख है, तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व होगा। दूसरा प्रॉब्लम आपको पता है हमारे यहाँ डाउरी का प्रॉब्लम है। बिल्कुल। हाँ, अच्छा बताओ, जब कोई चीज का जैसे मोबाइल है, अगर मान लो इसका डिमांड बहुत बढ़ गया लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ा, तो क्या होगा? तो अगर डिमांड बढ़ गया, डिमांड बहुत बढ़ गया, सप्लाई नहीं उतना ही जितना है, तो क्या होगा बताइए? कीमत ज्यादा हो जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी, है ना। अब ये बताओ कि जब एक से ज्यादा शादी अलाउ हो जाएगी, अगर समझो एक सिनेरियो, मैं तो सबको सजेशन दे रहा हूं भाई, आप लोग सोचिए ना, ओपन माइंड से सोचने में क्या जाता है, एक इंसान सिर्फ सोचे तो सही, कम से कम जहन को ओपन करके सोचो। डिमांड बढ़ गया, बिल्कुल, सप्लाई तो नहीं बढ़ने वाला है, जितनी औरतें उतनी हैं, बिल्कुल। हाँ, अब जहाँ पे दहेज हमारे यहाँ चलता है, और दहेज के बारे में लेक्चर्स देते रहते हैं लोग, समझाते रहते हैं दहेज के कितने केसेस होते हैं, यहाँ तक कि दहेज के अंदर कितनी औरतों की जानें चली जाती है, क्योंकि उनके लालची जो हस्बैंड होते हैं ना, दहेज दिया है, मिला है, लेकिन उनको कंटिन्यूस दहेज चाहिए कि जाओ ये लेके आओ, जाओ ये लेके आओ, नहीं लेके आ रही है तो उसको जला के मारना, उसका मर्डर कर देना ताकि नई आ जाएगी, उससे दहेज मिलेगा। ये सब हमारे यहाँ चलता है, और इतना वेल सेट सिस्टम है। मैं बोलता हूँ इसके ऊपर बहुत कोशिश हुई है, लेकिन सोचो कि अगर ये डिमांड बढ़ जाए तो क्या होगा? प्राइस की बात जो होती है, जहां पे दहेज मांगते हैं कि लड़के वाले दहेज मांगते हैं, वहां पे क्या होगा? दहेज तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। और जो इस्लामिक कंट्रीज में आपको पता है, हम लोग यहाँ पे इंडिया में हम लोग जो है ना, हम लोग आवाम को क्या लेक्चर देते हैं? हम लोग देते हैं दहेज मत मांगो, हाँ, लेकिन गल्फ के अंदर जो उलमा है वो लोग क्या लेक्चर देते हैं मालूम? दहेज मत मांगो वो लोग लेक्चर नहीं देते हैं, वो लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा मेहर मत मांगो। क्योंकि वहां लड़की को जो गिफ्ट देना पड़ता है ना, वो लाखों करोड़ों में मांगने लगती है, लाखों, यानी कि मेहर ही ज्यादा हो जाता है, लाखों का मेहर होता है कि लड़कियों का इतना बोले हमें इतना मेहर दोगे तो ही हम शादी करेंगे, यानी। और ये गिफ्ट किसको मिलता है? लड़की के फादर को नहीं, लड़की को मिलता है, लड़की को मिलता है। तो अब वहां पे लेक्चर क्या देते हैं कि मेहर ज्यादा मत मांगो, हम लोग क्या लेक्चर देते हैं कि दहेज मत मांगो। तो दहेज की ऑटोमेटिक मौत हो जाएगी, ऑटोमेटिक डेथ। हाँ, और दहेज की डेथ ही नहीं, आपको पता है हमारे यहाँ जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है, बच्चियों का कत्ल कर देते हैं। सोचो क्यों बच्चियों का कोई कत्ल करता है? एक बच्ची पैदा हुई इतना दहेज, 2 बच्ची पैदा हुई इतना दहेज, बाप कैलकुलेट कर रहा है, अब अगली तीसरी बच्ची पैदा होने वाली है, और लोग है ना, भले ही इलीगल है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मालूम करते हैं, इसी वजह से ये जेंडर इशू खराब हो रहा है, इसलिए इसी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं तो नॉर्मल बात तो ये है कि औरतों की तादाद ज्यादा हो जाती है मर्दों से। अब फिर क्या होता है कि जब जो बच्चियों का मर्डर होता है जिस तरह से, और पता है आपको, मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक तो होता है जो अबॉर्शन, एक होता है जो इन्फेंटिसाइड, यानी पता है बच्ची है उसका ख्याल नहीं रखो, बीमार है उसको डॉक्टर के पास मत ले आओ, मतलब जिंदा मरने दे देते हैं बच्ची को। क्यों मालूम है? दहेज। तो पहले तो दहेज मर जाएगा, फीमेल इन्फेंटिसाइड ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। यानी हम जो कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो सकते हैं। अगर जो सिस्टम पहले से चल रहा था, सारे मजहबों में था, वो सिस्टम को हम लोग क्यों मना कर रहे हैं
क्योंकि यहाँ क्या है ना, अगर आप आज देखोगे ना, मैरिज को बंद करके मैरिज का मामला डिफिकल्ट बनाया जाए रिलेशनशिप वाला जो आउटसाइड जो रिलेशंस है उसके अंदर इतने प्रॉब्लम्स नहीं है, वहां पे रिस्ट्रिक्शंस कम किए जा रहे हैं सर, आसान किया जा रहा है। आपने एक से ज्यादा शादी की जो अहमियत है वो तो बता रहे हैं, लेकिन यहाँ मसला ये होता है लोगों को ये लगता है कि एक से ज्यादा शादी होगी तो जाहिर सी बात है बच्चे ज्यादा पैदा होंगे, और ये मुसलमानों में ही है तो उनको लगता है कि मुसलमानों की आबादी ज्यादा बढ़ेगी। ऐसी बात नहीं है ये मुसलमानों में है जी, ये अगर आप अगर यहाँ के हिसाब से ये खुद स्टैटिस्टिकली प्रूवन बात है कि सिर्फ मुसलमानों में नहीं है। ये बात जो इल्जाम है ना एक मुस्लिम कम्युनिटी पे जो लगाया जाता है ऐसा है नहीं, इन रियलिटी स्टैटिस्टिकली देख सकते हैं। लेकिन सवाल क्या है, पॉपुलेशन जो है ना, आज आपको पता है इंडिया की क्यों कदर है, इंडिया चाइना क्यों? पॉपुलेशन, ये मैन पावर रिसोर्स होता है। अगर आप रियली सोचो ना, हमारा मैन पावर जो हम दुनिया भर में हम देखते हैं इंडियंस मिलते हैं जगह जगह पर, तो ये एक रिसोर्स है। ये इसको हम यूज करें अच्छी तरह से, एजुकेट करें, एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, मैनेजमेंट में इन्वेस्ट करें। आज कितनी कंट्रीज पछता रही है, उनका जेंडर इश्यू इतना खराब हो गया है कि वो लोगों को आज पछतावा हो रहा है क्योंकि जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ गई है और जो संभालने वाली पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन कम हो गई है। तो हमारे पास तो एक एडवांटेज है, बल्कि ये तो इसके डिविडेंड्स मिलते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, जो लोग बोलते हैं कि भाई जगह नहीं है, हाँ क्या आपको पता है कितनी जगह है? सपोज करो दुनिया की 800 करोड़ जो आबादी है, सबके सब, अब मैं मुंबई से हूं, मैं एक मिसाल देता हूं महाराष्ट्र की, ठीक है? सोचो, मैंने कैलकुलेशन किया है, अगर दुनिया के 800 करोड़ लोग सबके सब महाराष्ट्र में आ जाए, सपोज करो, ठीक है, तो एक एक आदमी को कितने स्क्वायर फीट का प्लॉट मिलेगा मालूम है? एक एक आदमी को 200 स्क्वायर फीट का प्लॉट मिलेगा। यानी एक फैमिली ऑफ 5 है तो उनके पास 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट होगा। प्लॉट एम्प्टी, ऊपर खाली। हाँ, ये पूरी दुनिया खाली, पूरे 800 करोड़ दुनिया भर के है ना, सिर्फ महाराष्ट्र में आज आप कैलकुलेट करके देखिए, मैंने कैलकुलेशन किया है। यानी कि जो लोग कहते हैं ना जगह नहीं है, तो जगह बहुत है अल्लाह की जमीन पर। इस जमीन पर है ना, जो हमारे मालिक पालनहार है ना, उसकी बनाई हुई जमीन पर जगह की कोई शॉर्टेज नहीं है। हाँ, तो जो कहते हैं खिलाने पिलाने के लिए, आपको पता है कितने सारे आज जितना पॉपुलेशन बढ़ रही है, आप खुद देखो जीडीपी दुनिया की इतनी चल रही थी ऐसे, और पॉपुलेशन भी ऐसे चल रही थी जी। फिर दुनिया की पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई, जीडीपी भी इंक्रीज हो गई। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि अगर जितनी जीडीपी चल रही थी उतनी चलती रहती, सब मर जाते थे। लेकिन हम ये देखते हैं कि है प्रोविजंस, है पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी चीजें। तो ये जितना बड़ा इशू बनाया जा रहा है ना, ये इंडिया हम लोगों को है ना वेस्टर्न कंट्रीज बेवकूफ बना रहे हैं। क्यों मालूम है? वहाँ का फैमिली सिस्टम हो गया खराब। क्यों फैमिली सिस्टम खराब हो गया? क्योंकि मैरिज से बाहर 40% से ज्यादा बच्चे अमेरिका में शादी के बाहर पैदा हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, 40% से ज्यादा बच्चे शादी से बाहर पैदा हो रहे हैं। कई वेस्टर्न कंट्रीज में आधी से ज्यादा पॉपुलेशन शादी से बाहर पैदा हो रही है। अब जो बाप अपनी वाइफ से शादी नहीं किया, जो उसकी पार्टनर है उससे शादी नहीं किया, वो क्या बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? कितना रिस्पॉन्सिबल होगा? आप खुद सोचो। अब जो ऐसी माएँ हैं वो कितने बच्चे पैदा करेंगी? इस वजह से वेस्टर्न कंट्रीज की पॉपुलेशन जो इतनी डिप हो रही है कि वो अपनी फैमिली पॉपुलेशन को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारे दो जो बोलते हैं ना, तो एक्चुअली 2.1 चाहिए होता है अगली जनरेशन तक बराबर 2 बच्चे पहुंचाने के लिए। 2.1 होगा तो अगली जनरेशन तक पहुंचेंगे 2.1। क्यों? क्योंकि किसी की मौत हो जाती बीमारी वगैरह से। अब आप 2 तो चाहिए ताकि उतने नंबर कंटिन्यू रहेंगे। अब वहां पे उनके जो 1 नहीं हो रहा है, जैसे जापान में 1.3 है जी, हाँ 1.3 है, तो वो अपने रिप्लेसमेंट रेट मेंटेन नहीं कर पा रहे। अब इंडिया अच्छा मेंटेन कर पा रहा है, तो फिर क्या हो रहा है कि वो यहाँ ये पट्टी पढ़ा रहे हैं हम लोगों को कि आप लोगों का ये पॉपुलेशन जो है ना आपके लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी है, जबकि हमारा एसेट है। ये इंडिया के प्रोग्रेस का जरिया अगर सोचना चाहिए। हाँ जी। चाइना ने पॉलिसी नहीं बदली क्या? आज चाइना ने कितनी 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी करके 3 चाइल्ड पे तो आ गया। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि चाइना ने पॉलिसी क्यों बदली? आज उसको एहसास हो रहा है कि चाइना कितने बड़े प्रॉब्लम में फंस रहा है बिकॉज ऑफ दिस। इंडिया के पास आज एडवांटेज है जी। लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब इतनी सारी बातें हैं और ये इस्लाम को लेकर के जिस तरीके से गलतफहमियां फैलाई जाती हैं सर, तो क्या आलिमों को सियासत में आने की जरूरत नहीं है? अगर वो सदन में जाकर के बोल पाते कि हाँ ये तरीका है तलाक सलासा का या हलाला के बारे में जो बातें होती है, उसी वजह से तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है सर, कि ये लड़कियों के साथ ऐसा हुआ, उनके साथ ऐसा हुआ। तो अगर सदन में आए और सदन में जाने के बाद वो अगर सही तरीके से समझा पाए कि तलाक सलासा का ये तरीका है, हलाला है नहीं, और ब्याह जो एक से ज्यादा शादी है उसके क्या फायदे हैं, तो क्या नहीं लगता है कि आलिमों को सियासत में आना चाहिए सर? जी बिल्कुल, जहाँ जैसा मौका हो, जैसे पॉसिबिलिटी हो, और जहाँ जो लोग रियलाइज करें तो बिल्कुल होना चाहिए ताकि रिप्रेजेंट कर पाएं। यानी बात क्या है ना कि इंडिया की एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो भले ही माइनॉरिटी, लेकिन वर्ल्ड के अंदर ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। मुस्लिम्स की जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो कहीं मिलती है तो 3rd नंबर पे इंडिया, 2nd नंबर पे कुछ लोग कहते हैं, लेकिन 3rd नंबर तो एटलीस्ट सही। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है, अब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक्चुअली क्या है ना, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। यानी हर हकीकत में आज हम सब बंदे हैं भाई, ऊपर वाला हम सब का मालिक एक ही है कि नहीं है? सारे इंसानों का मालिक एक ही। मैं आपके ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, आपसे बात करते हैं, बिल्कुल। लेकिन हम सब इंसानों का मालिक एक ही है।
होना क्या चाहिए, ये कम्युनिकेशन गैप जो आ गया है ना, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और कई बार हम लोग ऐसे बैठे हैं ना, बैठ करके जब एक दूसरे की बातें सुनते हैं ना, तो अंडरस्टैंड करते हैं ना, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। नहीं तो क्या होता है, ना बात करने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, फिर ऐसा सोचने लगते हैं पता नहीं ये लोग कैसे लोग हैं। हालांकि एक रीजनिंग होती है, एक दूसरे साइड की भी एक लॉजिक होती है। ओपन माइंड से आदमी सोचे ना, तो आदमी समझ सकता है कि हाँ, वो कोई अंधविश्वासी ब्लाइंड बिलीफ और ऐसे लोग नहीं है, वहां पे एक अच्छा रीजनेबल एक थिंकिंग है उसके पीछे। और वो भी सबसे बड़ी चीज है, हमारा मानना है, हमारा क्रिएटर जो है ना, वो आप और मुझसे बेहतर जानता है। वो जानता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और उसने जो बताया अगर हम सोचेंगे तो उसके अंदर विजडम्स होते हैं, उसके अंदर चीजें होती है जो आगे आगे रियलाइज होता है। जैसे मैं आपको इसकी कई मिसालें दे सकता हूँ, और एक मिसाल देता हूँ कि पोर्क, हम लोग चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, हम लोग पोर्क नहीं खाते। लेकिन आज ऐसी रिपोर्ट्स आई है, जैसे अमेरिका के अंदर द जेनेसिस डाइट नाम का एक रिसर्च पेपर है, उसके अंदर 200 बीमारियों की लिस्ट दी है जो पोर्क खाने से होता है। तो हम लोग ये मानते हैं कि हम तो वो 200 बीमारी से बच गए, है ना। तो अब यहाँ पे कई सारी चीजें, लेट्स टॉक, मतलब मैं तो ये मैसेज दूंगा कि आपस में बात करके कम्युनिकेशन गैप हमें कम करना चाहिए। चाहे सदन की बात आप जो कर रहे हैं भाई, अगर ऐसे सोचा जाए ना, तो हमें वहां से भी लेकर एक आपस में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो वी विल हैव अ बेटर इंडिया। हमारा इंडिया ज्यादा प्रोग्रेस करेगा, ज्यादा तरक्की करेगा, हमारे पास बेहतर भाईचारगी, बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, और बेहतर एक दूसरे के साथ मिलकर हम प्रोग्रेस की राह पे चल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे लिए खुशनसीबी थी क्योंकि मुंबई से कई सारे आलिम का दौरा यहाँ पर हुआ। मशहूर आलिम दीन है, मुंबई में काम करते हैं, कई सारे लोग हैं जो यहाँ पर सीमांचल में आए, और ये सीमांचल के लोगों के लिए भी ये खुशकिस्मती है, और हमारे लिए तो जाहिर सी बात है ये कितनी बड़ी खुशी की बात है आपको बता नहीं सकते। हमारे दर्शकों के लिए खुशी की बात है। आपने जो कुछ सुना, आपको अगर इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जाननी हो, आप हमें कमेंट करें, हम ज़रूर इस पर बात करेंगे, दूसरे लोगों से भी सवाल करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।